वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी जो डेट है वो है 12 सितंबर। और 12 सितंबर के हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। बाकी आप अगर चाहें तो इसकी पीडीएफ जो है इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इसकी पीडीएफ भी आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा ये पूरी जो वीडियो है वो 1 बजे पब्लिक हो जाती है, तो आप वहां पर से भी अपनी सारी हेल्प सारी जानकारी आसानी से सारी ले सकते हैं। आप इसी के भी नोट्स बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते तब भी कोई बात नहीं, आप इसी में से ही नोट्स को भी अपने आराम से बना सकते हैं, वो भी आपको उतना ही हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आप जब मर्जी चाहे इन नंबर्स पे कॉल करो और अपनी जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई, पीडीएफ को चाहिए हो, ग्रुप में ज्वाइन होना हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो ये है दिए गए नंबर्स, इन पे आप कॉल करो और जैसे जैसा होगा आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी जाएगी। उसके अलावा ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को भी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से भी आपको सारी की सारी अपडेट्स होती है ना वो मिलेंगी। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे सारी की सारी रेगुलर अपडेट्स आपको फॉलो अप होती रहती हैं। रेगुलर अपडेट से मेरा मतलब है कि जो जो हमारी कब कब कौन सा जो है वो वीडियो आ रहा है, कितने बजे वीडियो आ रहा है, क्या उसका रेलिवेंस है। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा कोई ना कोई करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, चाहे वीकली वाली हो चाहे मंथ वाइज और भी हो। तो वीडियोस बहुत सारी हैं जो कि टॉपिक वाइज अपलोड होती रहती हैं। तो आप सभी लोग आराम से उन वीडियोस को जो है वो अपडेट आपको मिल जाया करेगी आराम से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो भी अपडेट मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो भी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, तो वो तो आपकी देखो इच्छा है। ठीक है भाई, बाकी मैं ये बोलूंगी कि ज्वाइन कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी 1 बजे तो डेली हमारा ये अपडेट हो ही जाता है। तो देख लो भाई, आज के हमारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लीजिए। सबसे पहला है प्रिजन के रिफॉर्म्स। जो अभी एक रिपोर्ट आई है उसके तहत कुछ रिफॉर्म्स करने की बात की गई है, उसी के तहत हम रिफॉर्म्स को भी पढ़ेंगे जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसके अलावा है भाई, अभी आपको पता है कि यूएसए की साथ हमारी मीटिंग हुई है, तो हमारे इंडिया और यूएसए की जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है। यूपीआई के ट्रांजैक्शन का कुछ एक जो है वो रिकॉर्ड निकल के आया है, वो रिकॉर्ड को पढ़ेंगे। हैवी वाटर रिएक्टर साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। कैश रिजर्व रेशो CRR वो है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण निकल के आया है प्रीलिम्स के लिए जरूर। मोस्टली इनमें से प्रीलिम से जुड़ा जुड़ा हुआ ज्यादा पूछा गया है। जैसे आप इसको भी देखोगे, अमिताभ रॉय रिपोर्ट, ये भी जो रिपोर्ट है ये भी प्रीलिम से जुड़ी हुई है। बाकी इस प्रिजन रिफॉर्म्स के टॉपिक को आप सीएपीएफ के पेपर 2 से भी जोड़ोगे, थोड़ा बहुत आप पेपर 2 से भी इसको लिंक कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी हो सकता है कि ऐसे लिखने को आ जाए प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर। बाकी इसकी जो रिपोर्ट है और इसकी कमेटी की रिकमेंडेशंस वगैरह है वो ज्यादातर पूछी जाती है रिलेटेड टू पेपर 1। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सबसे फर्स्ट आर्टिकल को। सबसे पहला है यहाँ पर प्रिजन में जो जेल होता है वहां पे कुछ बदलाव करने की बातें की गई हैं कि हम ये चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रिजन रिपोर्ट में जस्टिस अमिताभ रॉय की रिपोर्ट है, याद रखिएगा कौन है। क्वेश्चन आता है जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी किससे जुड़ी हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी जो है वो किस टॉपिक से जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बनाई थी, तो प्रिजन रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2018 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर हमारे पुराने जज जस्टिस अमिताभ रॉय थे, जिन्होंने प्रिजन से जुड़ी हुई जेलों की भीड़भाड़ से लेकर के क्या क्या चीजें हो सकती है उनके बारे में बात कही थी। तो कैसे वो जो है कानूनी सलाह को देंगे, माफी की सजा, पैरोल के मुद्दे, इन सबसे जुड़े हुए पे बनाया गया था। तो इस कमेटी का मेन काम क्या था, पहले तो ये समझ लो कि भाई जेल तो इतने भरे पड़े हैं, आपको भी पता है कि जेल ओवर क्राउडेड है। ठीक है, पहले तो उसको कैसे ठीक करें बताओ, वो चीज है। और अगर कोई यहाँ पर कैदी लीगल एडवाइस लेना चाहता है नालसा और सालसा से ले सकता है, तो उसमें और क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। नालसा और सालसा से आपको पता है ना कि आप लीगल एडवाइस ले सकते हो,
आर्टिकल 39A, जो मेरी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं उसको जरूर पता होगा इसके बारे में। बाकी छूट, पेरोल, ये सब कैसे रहेंगे, और अगर कभी भी एकदम से डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अननेचुरल तरीके से कोई भी डेथ हो जाती है तो डेथ के प्रिवेंशन के क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो वो चीजें जो है ना सारी वो इसमें लिखी हुई है, समझे बात को। वो इसके लिए बनाया गया था कि भाई ये इन चीजों पे हमको एडवाइस देगा, एडवाइस देने में हेल्प होगा। तो कमिटी ने यहाँ पर रिपोर्ट कलेक्ट करना, उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, वो सारी बातों के ऊपर हमको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला था। तो फाइनली ने रिपोर्ट अपनी जो है ना वो दिसंबर 2022 में सबमिट कर दी थी। इसकी रिपोर्ट जो है अब आज के टाइम पे इसके प्रोसेस वगैरह को निकल के आ गया है हमारे पास कि हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है वो हमारे लिए जरूरी है, इसमें सीधा सीधी बात है, जो लिखा है वही पढ़ना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बातें तो जो लिखी है हमको वही पढ़नी पड़ेगी। रिपोर्ट की बातें आपको एग्जैक्ट सेम ही अपने आप में कवर करनी है। जैसे सबसे पहली है इसके अंदर, वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो प्रिजन्स है इंडिया के, वो बहुत लोग ओवर क्राउडेड है, भरे पड़े हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग अंडर ट्रायल्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि उनका अभी तक फैसला ही निकल के नहीं आया है, वो जांच पूरी होने की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। वैश्विक स्तर पे अगर मैं बात करूं तो हर तीन में से एक कैदी जो है वो विचाराधीन अंडर ट्रायल बैठा हुआ है, मतलब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया है, उसको पता ही नहीं है हमें कि वो क्या उनका रिजल्ट रहने वाला है, कुछ ऐसा एक फाइनल हमारे पास निकल के ही नहीं आया है इंडिया में। ठीक है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो बुनियादी सुविधाओं की बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर देख रेख नहीं की जाती है, बुनियादी सुविधाओं की कोई भी यहाँ पर पहुंच हमारे पास नहीं है। फीमेल्स को ज्यादा नुकसान जो है बुनियादी सुविधाओं के रूप में देखना पड़ता है। रिपोर्ट यही कहती है भाई कि दिल्ली, पुडुचेरी और गोवा के ही ऐसे केस हैं जहां पर उनको अपने बच्चों से किसी बिना सलाखों और कांच के मिलने की अनुमति है, अदरवाइज सारी जगह पर कांच और वो होते हैं ना, आपने देखा होगा काफी सारे कांच वगैरह लगे होते हैं कि आप मिल नहीं सकते हो किसी से भी, आपको कांच के थ्रू ही मिलना पड़ेगा, फिजिकल टच भी नहीं हो सकता अपने बच्चों से। 40% प्रिजन्स भी ऐसे हैं जो फीमेल को एक नैपकिन, सैनिटरी पैड्स देते हैं, बेसिक सुविधा देते हैं, तो बहुत कम जगह पे है। और ट्रांसजेंडर के प्रिजन की अगर हम बात करें तो उसका हिसाब कुछ ऐसा है, ट्रांसजेंडर जो हमारा एक ग्रुप है उनके लिए बहुत ही कम जगह पे सुविधाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 स्टेट्स हैं और 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे कोई कंप्लेंट ऑफिसर है, अगर कोई ट्रांसजेंडर का कोई भी केस आता है उसको रजिस्टर करने के लिए केवल 13 स्टेट्स में ही ऐसा सुविधा दिया गया है। और प्रिजन के अंदर डेथ हो जाना बहुत कॉमन सी बात है। 1800 मतलब 817 अननेचुरल डेथ हुई है, और कमेटी ने भी यही बातें कही हैं कि जो कैदी हैं, दोषी हैं, अपराध करने वाले हैं, अस्पतालों में पेश करते समय इनको अलग से रखने की जो है वो एक जांच की गई है कि भाई इनको थोड़ा अलग से ही ट्रीट किया जाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी उनको मिलनी चाहिए, जितने भी हमारे ये पीपल हैं उनको यहाँ पर हमको हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, चिरंजीवी हेल्थ स्कीम, ये सारी स्कीम्स जो है वो प्रेजेंस में मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उनको शिकायतें दर्ज कराने के लिए भी एक तंत्र की आवश्यकता है, उनको आराम से एक तंत्र मिलना चाहिए, भीड़ भाड़ का मुद्दा यहाँ पर उनको जो है एक सॉल्व करना चाहिए। तो बेसिकली इस रिपोर्ट की जो बातें कही हैं वो आपको सीएपीएफ के पेपर 2 में भी काम आने वाली है, सेम ही चीज, तो वो भी आपको ऐसे ही पढ़ के जानी है कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग से होना चाहिए, और सीनियर सिटीजन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनके साथ उनके लोगों की बात करवाने के लिए बात करना, जेल के स्टाफ का बिहेवियर अच्छा होना, ये सारी बातें इन्होंने अपनी तरफ से बताई हैं कि अगर हम ये सब चीजों को इनकलकेट करते हैं तो बहुत अच्छे से जो प्रिजन है उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं। आपको प्रीलिम्स के लिए भी पूछा जा सकता है कि ये चीजें रिपोर्ट में आई हैं, और मेंस के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये आर्टिकल, सिर्फ एक के लिए नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा आर्टिकल 2 है, प्रधानमंत्री हमारे और जो बाइडेन G20 के साथ साथ मीटिंग हुई है। G20 आपको लोगों को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया G20 क्या है, और G20 में अभी इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा बात करिए। सबसे पहले तो हमारे साउथ पोल पे लैंडिंग हुई है हमारी, तो भारत जो है पहला ऐसा देश बना है जो साउथ पोल पे जाके चंद्रयान को लैंड करा है। उसके अलावा क्वाड ग्रुप का क्या इम्प्रूवमेंट है, क्वाड सबको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता मैं बता रही हूँ, 4 कंट्रीज का ग्रुप है ये, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, पैसिफिक ओशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक ओशन होना चाहिए। तो इस तरीके से
चंद्रयान 3 की लैंडिंग और ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करा है उन्होंने। उसके बाद दोनों की क्या स्टेटमेंट आई है मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, बिकॉज आपको ये बस एक स्टोरी की फॉर्म में पता होना चाहिए, बाकी इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। स्टोरी की फॉर्म में ये याद रखना है कि उन्होंने ये बोला है कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार में जितना जबरदस्त टेररिज्म, आतंकवाद बना हुआ है, उस आतंकवाद को हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं और दोनों अपने रिश्तों को कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो एआई का माध्यम हो चाहे वो डिफेंस का हो। डिफेंस में हम लोगों ने बहुत सारे टाइज किए हैं, मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था अपनी पिछली वीडियो में कि डिफेंस से जुड़े हुए उनके पास काफी सारे अग्रीमेंट्स वगैरह को साइन किया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही डिफेंस के बारे में डिटेल में बताया, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिएगा पिछली वीडियो को, उसमें आपको एक्सप्लेन करा हुआ मिल जाएगा। इंडेक्स एक्स करके जो है एक अलग से बनाएंगे जिसमें इंडिया और यूएस के सिक्योरिटी चैलेंजेस को यहाँ पे काउंटर किया जाएगा। दोनों लीडर्स ने वर्किंग ग्रुप बनाने की मांग करी है। कैंसर डायलॉग स्टार्ट करेंगे अक्टूबर 2023 वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें कैंसर से जुड़ी हुई चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में इंडिया की मेंबरशिप के लिए यूएसए ने यहाँ पर आगे आने के लिए बोला है कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और इनोवेशन हैंडशेक भारत और अमेरिका के बीच में नई पहल के रूप में आ गया है। तो बेसिकली बात ये है कि इस तरीके से दो इवेंट्स यहाँ पे किए जाया करेंगे, एक इंडिया में इवेंट होगा, एक यूएसए में। वैसे हमने ये वाली चीज चाइना के साथ भी स्टार्ट की थी कि एक बार एक इवेंट जो है वो इंडिया में होगा, एक बार इवेंट चाइना में होगा। ठीक है। जैसे ही एक इवेंट चाइना में हुआ वुहान में, इंडिया में महाबलीपुरम में हुआ 2019 में, उसके बाद कोविड आ गया, तो उसके बाद तो कोई इवेंट ही नहीं हुआ। तो बस वही है कि अब यहाँ पे फिर से डिसाइड किया है कि यूएसए और इंडिया दोनों के बीच में स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप्स को करना हो चाहे दो कंट्री के बीच में इनोवेशन को सपोर्ट करना हो, बहुत सारे चीजों के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं, डब्ल्यूटीओ के साथ भी करेंगे। मतलब आप कह लो कि इंडिया और यूएसए के बीच में हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर हम लोग किसी ना किसी टॉपिक पे डिस्कशन भी कर रहे हैं, उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है। तो हायर एजुकेशन बनाना हो यहाँ पर, अभी जो है काफी अच्छी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी हो गई है और इंडिया की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में भी हुई है, तो काफी निवेश अच्छा हो गया है एग्रीकल्चर हेल्थ सब चीजों के ऊपर। तो वही है, दोनों कंट्री अब 5G 6G के ऊपर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसमें इंडिया और जो यूएस है उनकी मीटिंग की रही है, मेन ये वाली खबरें हैं सारी। इसमें तो हम लोग और भी बहुत सी चीजों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है हमारी ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रही हैं जो दोनों कंट्रीज मिलकर के यहाँ पर सॉल्व करने वाली हैं। आपको ये सारे की सारी बातें, सारी लिखी गई चीजें, इनको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये सब चीजें जो है लगातार कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमसे मतलब पूछी जा सकती हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पूछेगा हमसे कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन एक रिलेशन बढ़ रही है तो हमें पता होना चाहिए इंडिया यूएस के रिलेशंस के ऊपर जो अभी हाल फिलहाल में इम्प्रूव हुए हैं। ये रिलेशन बिल्कुल आप कह लो कि करंट इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है। तो बेसिक बेसिक जो विजिट हुई है इसलिए ये सारी बातें आई हैं, दोनों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट्स निकल के आई थी सारी, जो मैंने आपको बता दी कि सारी की सारी। और यूएन के जो बाइडेन है, सॉरी यूएसए के जो बाइडेन है, वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसलिए भी तैयार है कि 2028 और 29 में इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के लिए भी हम तैयार करते हैं, हम उसमें अग्री करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और जो बाइडेन आए थे उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक लैंडिंग के लिए काफी सक्सेसफुल यहाँ पर बोला है, और इंडिया का पहला आदित्य L1 मिशन के लिए भी सपोर्ट करने के लिए बोला है, मतलब कि एक बधाई दी है एक तरीके से। साथ ही साथ क्वांटम इकोनॉमिक्स के लिए भी दोनों आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, आईआईटीज बनाना, और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज AAU, आईआईटी और AAU मिलकर के काम करेंगे, ये भी बात बोली है। HAL जो है जेट इंजन को इंडिया में बनाएगा यूएसए की एरोस्पेस के साथ मिलकर के। तो ये सब बातें यहाँ पर इन्होंने डिसाइड करके फाइनल जो है कंक्लूजन इस बात का निकाला है, जो आपको जॉइंट स्टेटमेंट मैंने बताई है। क्लियर हो गया ये वाला, याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें रख लो याद, बहुत है।
अब आया है यहाँ पर यूपीआई। आप सभी लोग जानते हो यूपीआई की फुल फॉर्म यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। हर चीज के लिए करते हैं, इवन 5 रुपए तक के लिए भी यूपीआई करते हैं हम आज के टाइम में। सारे बैंक और सारी चीजें एक साथ हमारी जुड़ गई हैं। एनपीसीआई ने जिसको स्टार्ट किया था 2016 में, इतना सक्सेसफुल हो गया है। तो इसका ये बताया कि भाई 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन ये क्रॉस कर चुका है। और अगस्त के महीने में केवल 30 अगस्त तक इसका 10.24 बिलियन का ट्रांजैक्शन क्रॉस हो चुका है। नेट ट्रांजैक्शन यहाँ पर 15.18 ट्रिलियन का यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जा चुका है। 500% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो यही एक छोटी सी बात है यहाँ पर। यूपीआई यूपीआई जो है वो हमारे इंडिया में बहुत सक्सेसफुली इनकलकेट हो चुका है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया था। और ये आरबीआई मिलकर के चलाता है। आरबीआई पूरा देखता है इसको। 2016 में आया था, सबसे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के रूप में ये बना है। 11 अप्रैल 2016 में आया था। इवन इसको जो है यहाँ पर फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका जैसी और कंट्रीज, जापान जैसी कंट्रीज ने भी इसको पूरे पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, साथ साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं हमारे। तो ये यूपीआई याद रखिएगा। यूपीआई के साथ आरोग्य सेतु, ये सब जो है और भी डिजिटल सॉल्यूशंस वगैरह लॉन्च किए। छोटा सा आर्टिकल था, बस यही बताना था मुझे आपको कि बेसिकली यूपीआई जो है वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। अगला आता है भाई हैवी वाटर रिएक्टर। गुजरात में एक न्यूक्लियर प्लांट हैवी वाटर रिएक्टर स्टार्ट किया गया, जो कि फुल कैपेसिटी पे काम करेगा। 700 की काकरापारा है वहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट। याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में टोटल 7 है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट। काकरापारा ऐसे याद कर लो कि गुजरात में खाखरा सुना होगा आपने, एक आइटम होती है खाने की, तो वहां से याद कर लो खाखरा काकरा। तो खाकरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो वहां पर स्टार्ट कर दिया, अपनी फुल कैपेसिटी 700 मेगावाट पे चलना शुरू कर दिया है। तो अब ये जो है गुजरात में सबसे बड़ा प्लांट बन गया है, जिसने अपनी काफी अच्छी से कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर दिया है। इंडिया जो है यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को हमेशा से कोशिश कर रहा है बढ़ाने की। और अभी जितनी भी हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी का 2% इस्तेमाल कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे। तो प्रेशराइज करके हैवी वाटर रिएक्टर को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, क्योंकि इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो उसमें यूरेनियम का, कूलेंट का, मॉडरेटर का, डिट्रियम ऑक्साइड D2O कहते हैं उसको, D2O का इस्तेमाल करेगा ताकि हम लोग यहाँ पर सेफ तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। इसे हैवी वाटर कहते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी हेल्प होगी, सेफ्टी से भी काम होगा बिल्कुल। ट्यूब्स वगैरह लगाए जाएंगे, प्रेशर जनरेट किया जाता है, और वहां से फिर आगे उसको इजीली, और इसमें जो है ना खर्चा भी थोड़ा कम आता है। तो एक नई उपलब्धता हासिल हुई है। उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना वेस्ट रीजन में काफी आसान हो जाए। ये 700 मेगावाट का इलेक्ट्रिक प्रेशराइज्ड होगा, जो कि एक हीट को हटाने का काम करेगा, हीट को कम कर देगा। इसी लाइनेज पर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान का भी बनाया गया था। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान में वर्क करता है। और इसका जो पानी था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो अब साउथ कोरिया में छोड़ा गया था, मतलब पानी में छोड़ा गया था, तो साउथ कोरिया ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? डिजास्टर हुआ था यहाँ पर, तो इसका पानी अब रिलीज कर दिया गया था। उसकी वजह से साउथ कोरिया के लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया। ये है एक्चुअली में जापान। ठीक है, तो इसमें जो है स्प्रे भी लगाए गए हैं ताकि कल को कोई लीकेज भी हो जाए तब भी ये पानी को कंटामिनेट करा कर दे। कंटामिनेट का मतलब होता है गंदा ना कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिस्टम है। हैवी वाटर के रूप में ये इस्तेमाल किया जाएगा। हैवी वाटर का कूलेंट डाल करके प्रेशर ट्यूब्स में उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से इलेक्ट्रिक जनरेट की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। अगला आता है भाई CRR। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने जो है इंक्रीमेंटल CRR को डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, आरबीआई करती है सारे काम। अब ये होता क्या है CRR, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो पहले क्या होता है, समझो बात को। जो भी हमारी बैंक होते हैं, कोई भी बैंक होते हैं, XYZ कोई भी बैंक है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, ये XYZ जो बैंक होगा, ये आरबीआई जब बनाया था, आरबीआई एक्ट 1934 में, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। आरबीआई एक्ट का 1934 का एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2, उसके तहत अगर ये रजिस्टर्ड है तो वो बैंक हमारे देश में आरबीआई का रजिस्टर्ड बैंक कहलाता है। तो वो क्या होता है कि CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो।
नकद आरक्षित अनुपात, कैश है नहीं तो मतलब कैश की फॉर्म में जाएगा। अब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो बैंक्स को अपने पास रखना होता है। देखो समझना बात को, या अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको क्लियर होगा। एक सीआरआर होता है जिसमें क्या होता है, बैंक्स को अपने ही पास एक रिजर्व करके रखना होता है कुछ भी सिक्योरिटी अमाउंट। वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, किसी बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है। कितना भी परसेंट होगा, करीब करीब ये हमेशा 24% के करीब, सॉरी 24 नहीं 18% के करीब रहता है। वो 18% बैंक्स को अपने पास रखना होता है जिसे कहते हैं सीआरआर। वही कुछ परसेंट 3 से 4% के करीब रहता है जो बैंक को आरबीआई के पास भी डिपॉजिट कराना होता है। उसे क्या कहते हैं वो मुझे आप जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। सीआरआर के अलावा भी एक और टर्म होती है जो हर एक शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है, तो क्या कहते हैं उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रकार से सीआरआर है। सीआरआर रखना होता है बैंक को, ठीक है। इंक्रीमेंटल मतलब उसके ऊपर एक और कुछ 10% का जो है यहाँ पर आरबीआई ने बोला था, अब इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ये नहीं रहेगा। गवर्नर जो है आरबीआई के गवर्नर ने बोला बैंक को ऐसा इंक्रीमेंटल वाला कुछ नहीं रखना पड़ेगा। अब वो अपना जो भी सामान सामान अपने पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 18% का पैसा सीआरआर में होता है ना, ये बैंक कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लोन देने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका क्या होता है ना कि आप सिर्फ अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल सीआरआर, ठीक है। इसे हम कहा जाता है सीआरआर, ताकि कभी भी बैंक का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बैंक की कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सेस लिक्विडिटी आ गई, कुछ भी हो गया, तो उस समय बैंक के पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सीआरआर। अब यहाँ पर सरकार ने ये जो क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे यहाँ पे बैलेंस होना शुरू हो गया है, और सितंबर भी खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में, जिससे क्या होगा कि 2000 के नोट जो है वो भी वापस हो जाएंगे, तो हमारी मार्केट में स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो है ये सारे सिस्टम को अब खत्म कर दिया गया है। और इस तरीके से अब ये जो है सिर्फ सीआरआर रखना है, इंक्रीमेंटल वाला सीआरआर हटा दिया। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं रखना है, रखना तो है आपको, पर इंक्रीमेंटल वाला सीआरआर को हटा दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। लास्ट आता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, जिसमें दिल्ली की पोजीशन 9th आई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है यहाँ पर किया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि वायु का है तो पोल्यूशन वाली चीजें जो है वो देखेंगे यहाँ पर। 131 कंट्रीज को यहाँ पे देखा गया था और इन्होंने डिसाइड किया था कि हम एयर पोल्यूशन को कम करेंगे। 131 कंट्री को आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया है। 47, 44 और थर्ड ग्रुप जिनकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से, क्योंकि हर एक सिटी की पॉपुलेशन डिफरेंट है। अब दो सिटी को सेम तरीके से आके के तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो हर सिटी को अपने हिसाब से अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड किया। प्राण के नाम से एक पोर्टल है जो कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन को चेक करता है हर सिटी के अंदर। तो उस तरीके से दिल्ली की पोजीशन इसमें 9th है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे 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 हो सकता है। दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है, आप बाहर निकलोगे आपकी स्किन पे ही दिख जाएगा आपको कितना पॉल्यूशन है। तो ये अपने को सिर्फ यही बताता है कि भाई अगर आपके यहाँ पे एयर क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है, जैसे दिल्ली में है बहुत अच्छी नहीं है, बिहार में भी बहुत सारी जगह है, यूपी में भी बहुत सारी जगह पे, यहाँ पे AQI इंडेक्स जो होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, बहुत ही डाउनफॉल में है। बहुत ही गंदा सा है, गंदा इन द सेंस कि वहाँ की पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह काफी ज्यादा है, तो पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा है। तो उस केस में यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। तो ये अपने आप में एक बेहद जरूरी सिस्टम हो जाएगा। समझे भाई बात को, इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल अच्छे से बन सकता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के भी जाना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का आया था, जिसमें सबसे पहली रैंक, सबसे साफ सुथरा यहाँ पर 10 लाख की पॉपुलेशन से ज्यादा में इंदौर, क्लीनेस्ट भी वही है, और इसमें भी यही आया है। आगरा और थाने ये यहाँ पर है, ठीक है भाई, अच्छा खासा आया है। अमरावती, मुरादाबाद, अमरावती आपको पता है ना कहाँ पर है, अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश, मुरादाबाद इज इन यूपी, गुंटूर इज इन आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ये सारी सिटीज जो है वो टॉप पे आई हैं, इनको नाम याद रखिएगा। इन पे सीधा सवाल बन सकता है यूपीएससी में, सीएपीएफ में, किसी भी एग्जाम में सीधा फर्स्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में बन सकता है कि कौन यहाँ पर किस चीज में आया। ठीक है भाई, चलिए बढ़े आगे। तो इस तरीके से ये वाले रैंकिंग वगैरह के बारे में ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन। भारत शक्ति ड्रोन एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है गाजियाबाद के हिंडन में। पता है ना, हिंड नदी का भी नाम है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, वहां पे हुआ है भारत ड्रोन शक्ति। ड्रोन की हेल्प से जो है पूरी यहाँ पर अच्छे से एक्सरसाइज करी गई है। इंडिया की सिटी कौन सी है, गाजियाबाद, हिंडन के वहां पर इसको परफॉर्म किया गया है।
फिर आता है एक और अच्छी सी एक्सरसाइज यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वरुण। वरुण एक्सरसाइज जो है वो फ्रांस के साथ हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। वरुणा, वरुणा एक्सरसाइज यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया ताकि आपका ये एक्सरसाइज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। अभी जस्ट जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज ही ये स्टार्ट हुई, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। कहाँ पे शुरू हो गई है? अरेबियन सी में शुरू हो गई है, भारत में शुरू हुई है। और पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1993 में शुरुआत की गई थी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है, इसका फर्स्ट फेज जो है वो, इसका देखो, ये पूरी जो एक्सरसाइज होती है ना साल में 2 बार होती है, फेज 1 और फेज 2 में। इसका फर्स्ट फेज इस साल का ऑलरेडी जनवरी में 16 से 20 जनवरी हो गया है। इसका सेकंड फेज अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये आज याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। वरुण इसका नाम रखा गया, पहले इसका नाम फ्रांस और इंडिया नेवी के नाम से रखा गया था, बाद में इसका नाम 2001 में, कब, 2001 में नाम को क्या चेंज करा है? वरुणा एक्सरसाइज। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर छपे हुए होने चाहिए। जितना ज्यादा फैक्ट्स को दिमाग में रखोगे, क्लैरिटी रखोगे फैक्ट्स की, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल आते हैं हर एक टॉपिक से। एग्जाम के सवाल जो जो बनते हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं, मैं आपको साथ साथ कवर करवाती हुई चलती हूँ। तो बस आपको इसको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है बस इसको। ये भूल जाओगे तो देखो यार, फिर वही बात है, मुश्किल पड़ जाएगा। और आप सभी लोगों को, ये मैंने आपको कई बार बोला यार, जरा कमेंट वमेंट क्या करो बढ़िया से। वीकली वाली भी देखो सब लोग जाके, वीकली वाली क्यों नहीं देखते हो भाई? वो भी देखो जाके, कमेंट वगैरह करके बताओ कैसे समझ में आ रहा है। डेली यार इतनी मेहनत करके बनाया जाता है आपके लिए, आपको सिर्फ एक ही हम उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आप इस पे कमेंट कर दो यार। और तो कुछ उम्मीद नहीं रखते हम आपसे, सिर्फ कमेंट कर दो और कुछ नहीं करना, ताकि अपने को भी थोड़ी सी एक जो है एक हेल्प मिल जाती है, एक थोड़ा सा एक, आप क्या कहूँ मैं इसमें, अब आपको थोड़ा सा ना एक हेल्प मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक ना बहुत अच्छा एक वो लगता है, तो काफी ना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है बच्चों को पढ़ाते समय, और अच्छी फीलिंग आती है कि दीज पीपल वैल्यू माय वर्क, है ना। तो थोड़ा अच्छा लगता है। आपका इतना ध्यान रखा जा रहा है, तो जरा यार आप भी चैनल का थोड़ा ध्यान रखो और बताओ किस तरीके से आपको क्या समझ में आ रहा है। बाकी कई बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए थे, तो मैं नाम बता देती हूँ अपना। मेरा नाम है आयुषी मदान। ठीक है भाई, चलिए कंप्लीट कीजिएगा भाई। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।